मॉरल हैजर्ड एंड एडवर्स सिलेक्शन दोनों करवाना है। उसी से स्टार्ट कर लेते हैं। बेटे आप लोगों को मैंने 5 मार्केट फेलियर्स पढ़ाए हैं जो कि आपका मेन स्ट्रीम सिलेबस है। 2 एमसीक्यूज में कभी कभी वो पूछते हैं। जी अंसर वालेकुम सलाम। तो पहले सुन लें 5 मार्केट फेलियर्स। पब्लिक गुड क्यों मार्केट फेलियर है? नॉन एक्सक्लूडेबल है, नॉन ड्राइवल है, जिसकी वजह से फ्री राइडर प्रॉब्लम आती है, फ्री मार्केट प्रोवाइड ही नहीं करती, जिसकी वजह से आपकी मार्केट फेल हो जाती है, बिल्कुल मिसिंग मार्केट बन जाती है, तो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ता है टैक्स के पैसे से। ठीक है। दूसरा मार्केट फेलियर जो हमने पढ़ा है वो है मोनोपोली। मोनोपोली प्रोडक्टिवली भी इनएफिशिएंट होती है। एमसीएसी के लोएस्ट पॉइंट पे जहां कट करा होता है एमसी वहां प्रोड्यूस नहीं करती, एमसीएमआर पे प्रोड्यूस करती है, तो उसकी वजह से वो एवरेज कॉस्ट उनकी ज़्यादा होती है। दूसरे नंबर पे वो एलोकेटिवली इनएफिशिएंट होते हैं। जहां परफेक्ट मार्केट में डिमांड यानी एआर और एमसी सप्लाई कर्व के थ्रू आउटपुट बनती है उससे कम बनाते हैं, डेड वेट लॉस आता है। फिर एक्सटर्नल बेनिफिट्स का मार्केट फेलियर है। कोई कंजम्पशन या प्रोडक्शन के रिजल्ट में थर्ड पार्टीज को, सोसाइटी को, रेस्ट ऑफ द सोसाइटी को बेनिफिट्स आ रहे हैं अदर देन कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, उसको फ्री मार्केट इग्नोर करती है, अपने प्राइवेट बेनिफिट्स देखती है, जिसकी वजह से अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाती है। फिर है एक्सटर्नल कॉस्ट, पोल्यूशन, कंजेशन, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन थर्ड पार्टीज एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन और कंजम्पशन। तो उसके रिजल्ट में भी रिसोर्सेज कम एलोकेट होते हैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर एक्सटर्नल कॉस्ट की परवाह नहीं करता, अपनी प्राइवेट कॉस्ट देख रहा होता है, इसलिए सप्लाई कर्व आगे होता है, इसको लेफ्ट पे शिफ्ट होना चाहिए एक्सटर्नल कॉस्ट से मिलके, अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर ये हमारे हो गए जी मेन स्ट्रीम 5, सॉरी 3 हो गए। मेरिट एंड डीमेरिट गुड्स एक और मार्केट फेलियर है, वो आप लोगों को अच्छी तरह ख्याल पता है। मेरिट गुड्स में 2 बातें, इंफॉर्मेशन फिर की डिमांड कम है इसलिए अंडर एलोकेशन है। फिर एक्सटर्नल बेनिफिट्स उनके जो हैं थर्ड पार्टीज को, एजुकेशन हेल्थ केयर की वजह से जो जीडीपी बढ़ रहा होता है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहे होते हैं, वो भी इग्नोर हो रहा होता है। सो 2 काउंट्स पे मेरिट गुड्स अंडर प्रोड्यूस्ड, अंडर कंज्यूम्ड, एलोकेटिव इनएफिशिएंसी। फिर इसी तरह आपकी जो होती हैं डीमेरिट गुड्स, इंफॉर्मेशन फेलियर की वजह से डिमांड ज़्यादा, जिसकी वजह से वो ओवर कंज्यूम्ड हो रही हैं, ओवर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर उनकी एक्सटर्नल कॉस्ट हैं थर्ड पार्टीज पे, पैसिव स्मोकिंग, ड्रिंक एंड ड्राइव एक्सीडेंट्स, लॉ एंड ऑर्डर के मसले, उसमें भी एक्सटर्नल कॉस्ट शामिल करो तो सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होगा, तो 2 काउंट्स पे वो भी ओवर एलोकेशन हो रही है रिसोर्सेज की। सबको मैं ये बात अगर क्लियर है तो मुझे बता दें, यहाँ तक कोई मसला? अच्छा, अब 2 मार्केट फेलियर मैं आपको नए इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, क्लास रिकॉर्डिंग भी आपके पास अवेलेबल होगी, यू वांट टू टेक सम नोट्स, डू दैट। जैसे मैं आपका टीचर हूँ, आई एम सपोज टू बी एन एक्सपर्ट एट दिस सब्जेक्ट, ऑफ कोर्स भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको गलत गाइड कर देता हूँ। मतलब मैं आपको बताता हूँ जी कि मनी जो है वो A1 में रह गया, A2 में नहीं आया। कल आपके परसों आपके पेपर में मनी का क्वेश्चन आए, यू विल ऑल हैव लो रिजल्ट्स, रिसोर्सेज मिस एलोकेट हो गए। कैसे? एक प्रोफेशनल ने मिस गाइड किया। एक डॉक्टर ने, इसमें एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी बंदे को कहा कि भाई आपके पेट में अपेंडिक्स का मसला है, फटाफट ऑपरेशन करना पड़ेगा वरना फट जाएगी। ऑपरेशन किया, अपेंडिक्स बिल्कुल ठीक थी, रिसोर्सेज मिस एलोकेट हुए, सारे वो पैसे जाया गए जो ऑपरेशन पे कंज्यूमर ने दिए और जो रिसोर्सेज हॉस्पिटल के लगे। तो जब भी कभी कोई प्रोफेशनल गलत जज करता है, ठीक है, उसके रिजल्ट में हम उसको बोलते हैं मॉरल हैजर्ड, गलत गाइडेंस देने की वजह से। समझ आ गई बात सबको? दोनों केसेस में रिसोर्सेज मिस एलोकेट हो रहे हैं। गुड। अब हम बात करते हैं जी एडवर्स सिलेक्शन। एक इंश्योरेंस एजेंट मेरे घर आता है, नहीं मैं अपनी क्यों बात करूँ, लेट्स से किसी और के घर जाता है। अब वो शख्स जो है उसको कोई डिजीज थी, स्मोकर था, उसने एजेंट के सामने अपनी स्मोकिंग भी छुपा ली और अपनी क्रॉनिक डिजीज भी छुपा ली। अब एजेंट ने में जनरल सा मेडिकल टेस्ट करवाया, कुछ उसने उसमें चेक नहीं किया, उस बंदे को लो हेल्थ रिस्क की बेस पे इंश्योर किया, उसका प्रीमियम बहुत थोड़ा है। जितना हेल्दी कस्टमर हो उतना इंश्योरेंस प्रीमियम कम होता है, जितने आप यंग हो उतना इंश्योरेंस प्रीमियम कम होता है। अब उसने एक हाई रिस्क कस्टमर को, जो स्मोकर भी था, उसकी और भी बीमारियां थी, उसने शो नहीं किया, एजेंट ने चेक नहीं किया, उसको लो इंश्योरेंस प्रीमियम पे दे दी अपना पॉलिसी। कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही महीनों सालों बाद वो साहब फौत हो गए। अब कंपनी को ठीक ठाक पैसा देना पड़ा उसके लिए। अगर इस तरह के बहुत सारे वो गलत रिस्क कस्टमर गलत एस्टिमेट करके कर लेते हैं, उस केस में भी रिसोर्सेज मिस एलोकेट हो रहे हैं क्योंकि आपने गलत सिलेक्शन कर ली, एडवर्स सिलेक्शन कर ली।
सब बच्चों को समझ आ गई बात या कोई कंफ्यूजन? मॉरल हैजर्ड जब कोई प्रोफेशनल गलत बात करता है, ठीक है, आपको मिसगाइड करता है, डॉक्टर कि आपको जी फलाना मसला है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। उस केस में जैसे आपको मैं अपना एक स्टोरी सुना देता हूँ। ये डॉक्टर्स हॉस्पिटल के बड़े मशहूर डॉक्टर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। उन्होंने मेरी मिसेस को कहा जी आपका जो S6 and 7 है, ये जो हमारे गर्दन के पीछे मोरा होता है, वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स कर गया है, फटाफट ऑपरेशन ना किया जाए तो आप डिसेबल हो जाएंगी। हम बड़े परेशान, हमने एक सेकंड ओपिनियन लिया। उन्होंने कहा जी 6 और 7 में माइनर सा गैप कम हुआ है, कोई मसला नहीं है, जस्ट वेयर कॉलर फॉर अ फ्यू डेज। अगर वो 6 लाख का ऑपरेशन में करवा लेता, मिसेस को रिस्क भी था और साथ में वो सारे पैसे मिस एलोकेट हो गए। ये है मॉरल हैजर्ड। एडवर्स सिलेक्शन, इंश्योरेंस एजेंट, कोई ऐसी कंपनी का बंदा जो मिसगाइड करता है अपनी कंपनी को इंश्योरेंस बेचने के लिए, एक हाई रिस्क कस्टमर को लो रिस्क बना के लो प्रीमियम पे उसको सेल कर देता है, उसमें भी रिसोर्सेज मिस एलोकेटेड। सबको समझ आ गया? एसन जो बच्चे भी बाद में आए हो, मैंने 2 नए मार्केट फेलियर्स पढ़ाए हैं, वीडियो ज़रूर देखिएगा प्लीज़। अच्छा जी, हम कल वाला फॉर्मेट फॉलो करेंगे, ठीक है। अच्छा और बच्चा नहीं आ रहा, ठीक है। कल वाला फॉर्मेट फॉलो करेंगे। उसमें क्या था कि मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उसके बाद 20-25 सेकंड का डिले देता हूँ, आप लोग सॉल्व करते हैं, सब अपनी अपनी ऑप्शंस मार्क कर लें, बेशक अपना स्कोर लगाएं। ये है जी मई जून 22 अपना ही वेरिएंट। यस मेरे बेटा। अच्छा, एडवर्स सिलेक्शन में देखो, अगर बाबर आजम एक अच्छा प्लेयर है, इट्स अ गुड सिलेक्शन। लेकिन अगर लेट्स से किसी और को खिलाया जो अच्छा नहीं था, रिसोर्सेज वेस्ट हुए, उसकी हायरिंग पे, उसकी ट्रेनिंग पे वो मैच भी हरवा के आ गया पाकिस्तान को। गॉट इट? एनी सच सिलेक्शन? जब भी कोई सिलेक्शन में गड़बड़ है मतलब चॉइस ऑफ कस्टमर्स में गड़बड़ है, उधर आ रहा है आपका एडवर्स सिलेक्शन। जब कोई प्रोफेशनल डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर वो मिसगाइड कर रहा है क्लाइंट्स को, गलत एस्टिमेट करके बिल्डिंग गिर जाएगी या बंदा फौत हो जाएगा या फिर गलत ऑपरेशन करके वेस्ट करेगा, वो मॉरल हैजर्ड है, इखलाकी मसला। गॉट इट नाउ? दोनों केसेस में रिसोर्सेज मिस एलोकेट हो रहे हैं। अगर आप लोगों को इसके ऊपर मजीद टेक्निकली कुछ पता करना है तो मैंने आपको जो वो स्किल्स एक्सरसाइजेस भेजी थी ना, उसमें ये दोनों सॉल्व हुए हैं। वो बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी अगर उस पर हम बात करते गए, ठीक है। बेसिक आपको इतना ही चाहिए। चलिए लेट्स स्टार्ट जी नाउ। जो लेट आए हैं प्लीज वीडियो शुरू से देखिएगा दोबारा। मैंने 2 नए मार्केट फेलियर पढ़ाए हैं, मॉरल हैजर्ड एंड एडवर्स सिलेक्शन। ये ना हो कि परसों आए और आप लोग स्टम्प हो जाएं। नंबर 1 जी, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉजेज एक्सटर्नल कॉस्ट। पहला मार्केट फेलियर पे क्वेश्चन। Who bears these external costs? External costs are harmful effect on third parties, वही बर्दाश्त करती हैं। 10 सेकंड सिर्फ दे रहा हूं, अच्छी तरह देख लें। पूछा नहीं था, पूछा नहीं था, अभी ना बताएं। चलें, अब तो आपने बता दिया। डी, पीपल लिविंग इन द एरिया वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड, उनको पोल्यूशन भुगतनी पड़ेगी। ए क्यों गलत है? डिस्ट्रीब्यूटर्स हु सेल इलेक्ट्रिसिटी, ये तो उनका प्राइवेट बेनिफिट है, उनको क्या कॉस्ट आ रही है? इलेक्ट्रिसिटी कंपनी दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, ये फर्स्ट पार्टी प्रोड्यूसर था, उनकी प्राइवेट कॉस्ट है। गवर्नमेंट दैट सब्सिडाइजेस द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें गवर्नमेंट एक फैक्ट्री को, कंपनीज को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए दे रही है, उनका एम हासिल हो रहा है, ये उनकी भी प्राइवेट कॉस्ट है। एक्सटर्नल कॉस्ट थर्ड पार्टीज भुगतती हैं। अगर यहाँ लिखा होता ना क्लीन अप कॉस्ट बाय द गवर्नमेंट, वो फिर एक्सटर्नल कॉस्ट होती है। सब बच्चों को समझ आ गया जी? कोई कंफ्यूजन पहले क्वेश्चन में? कूल, बहुत आसान क्वेश्चन है, प्लीज आंसर ना दीजिएगा। व्हाट मस्ट इक्वल मार्जिनल कॉस्ट व्हेन अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म प्रोड्यूसेस एट इट्स एलोकेटिवली एफिशिएंट आउटपुट? 4 आउटपुट्स दी हुई हैं, जो क्लासेस ले रहे हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल पीस ऑफ केक है। बाकी भी जरा सोचिए, मैंने कई बार ये ऑब्जेक्टिव रिवाइज करवाए हैं। एलोकेटिव एफिशिएंसी 10 सेकंड लें, कहाँ पे आती है? एमसी किसके बराबर हो? ऑल राइट, आई एम स्टार्टिंग विद मूसा। बेटे बताएं कौन सी करेक्ट ऑप्शन है?
आप टाइप ना कीजिएगा, मैम इस वक्त माइक खोल के अगर कर सकते हैं तो बताएं। हाँ जी बताएं। ऑप्शन ए एवरेज रेवेन्यू इज प्राइस, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव, एलोकेटिव एफिशिएंसी। बाकी सारे गलत थे। टोटल्स को तो वैसे ही इग्नोर करें। एवरेज कॉस्ट जहां एमसी के बराबर होती है वो कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा होता है मुजफ्फर? ऑप्शन बी जो है बॉल, वहां पे कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा होता है? एमसी एसी के बराबर। अब मुजफ्फर मार्क्स स्कीम से हट से क्वेश्चन है ना, फंस गए हो ना? बताओ मुझे। रोज रिवाइज करवाता हूँ ये ऑब्जेक्टिव्स। माइक ऑन करो, शाबाश। अंसब आप बताएं। देख लिया? ये आप लोगों का हाल है। और मार्क्स स्कीम खोलें, कुछ लर्निंग नहीं होती उसके साथ। एमसीएसी मेरे बेटे पता लग जाता है, छोड़ो इस बात को। एमसीएसी कौन सा ऑब्जेक्टिव है मोहम्मद अली, आप बताएं। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, यूनिट कॉस्ट मिनिमाइजेशन। खुद सोचो, एमसीएसी को लोएस्ट पॉइंट पे कट कर रहा होता है। नाउ यू गेट इट प्लीज। इसको अब ऑब्जेक्टिव्स को मैं एक बार फिर बता रहा हूं लिख लें कहीं बेटे, रट लें। एमसीएमआर सब बोले कौन सा है? एमसीएमआर की प्रॉफिट, हाँ बिल्कुल, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एमसी सॉरी एमआर जीरो, मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो जाए, ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है? सेल्स रेवेन्यू या टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। परफेक्ट। अच्छा जी, एमसीएसी के बराबर यानी लोएस्ट पॉइंट पे कट कर रहा है, अभी बताओ। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, लीस्ट कॉस्ट प्रोडक्शन, यूनिट कॉस्ट मिनिमाइजेशन। ठीक है। एम एसी ए आर एवरेज कॉस्ट, ए आर को कट कर रही है। एलोकेटिव एफिशिएंसी, गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव, नॉर्मल प्रॉफिट। शाबाश। आखिरी चीज, एमसीएमआर से ऊपर प्राइस हो। ठीक है। यस। और एसी एमसीएमआर से नीचे प्राइस हो और एसीएआर से ऊपर प्रॉफिट सेटिस्फेक्शन हो। ये बेटे 5 ऑब्जेक्टिव हैं, अब तक आ जाने चाहिए। सबको क्लियर है? ओके। नंबर 3, आई एम गिविंग दिस टू चमन, आपका माइक चलता है बेटे? ओके बेटे। व्हाट माइट रिड्यूस डायनामिक एफिशिएंसी इन एन इकोनॉमी? जरा याद करना डायनामिक एफिशिएंसी की डेफिनेशन, सीधा आंसर है। टेक योर टाइम। 10 सेकंड बाद, 15 सेकंड बाद बोलिएगा ताकि बाकी प्रोसेस कर लें। किससे कम होगी डायनामिक एफिशिएंसी? शाबाश चमन। अपनी अपनी लॉजिक बताएंगे क्यों आप बी ली आपने? बेटे जिससे कम हो, इससे तो बढ़ रही है। रिड्यूस नहीं, री इन्वेस्टमेंट ऑफ, नहीं 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 नहीं, री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट मीन आप रिटेन प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आप टेक्निकल इनोवेशन ला रहे हो, प्रोसेसेस में भी प्रोडक्ट्स में भी। एवरेज कॉस्ट लॉन्ग रन में नीचे जाएगी, नीचे शिफ्ट होगी। बेटे ये तो डायनेमिक एफिशिएंसी है। रिड्यूस उसने पूछा है, कौन से काम की वजह से प्रॉफिट नहीं बचेगा और आप री इन्वेस्ट नहीं कर सकोगे? सी राइजिंग शेयर होल्डर डिविडेंड्स। बेटे इनोवेशन अगेन इज डायनेमिक एफिशिएंसी। आपको चमन डायनेमिक याद नहीं है? बहुत करवाया था एफिशिएंसी पे काम। फिर क्यों गलत कर रहे हो? डोंट पैनिक, ओके, टेक योर टाइम। इंक्रीज इन इनोवेशन अगेन इज डायनेमिक एफिशिएंसी, मैंने अभी बोला है। अब मैं दोबारा सारे बोल रहा हूँ। ए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एंटरप्राइज एजुकेशन। गवर्नमेंट एंटरप्राइज को ट्रेन कर दे, वो डायनामिकली एफिशिएंट हो जाएंगे। उनको लीस्ट कॉस्ट मेथड बनाना, इनोवेशन करना आ जाएगा। री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स, फर्म अपना प्रॉफिट दोबारा री इन्वेस्ट करी। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कैपिटल इक्विपमेंट में, टेक्नोलॉजी में। उससे अगेन कॉस्ट कम होगी, लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट कर्व नीचे शिफ्ट होगा। इनोवेशन आएगी प्रोडक्ट्स में भी और प्रोसेसेस में, प्रोडक्शन प्रोसेस में भी। ये तो डायनामिक एफिशिएंसी बढ़ाएगा। राइजिंग शेयर होल्डर डिविडेंड्स, अगर आप डिविडेंड दे रहे हैं तो प्रॉफिट रिटेन नहीं कर रहे, उसको री इन्वेस्ट नहीं कर रहे, डायनामिक एफिशिएंसी कम हो रही है। डी तो क्लियर कर डायनामिक एफिशिएंसी था, इंक्रीज इन इनोवेशन। चमन बेटे समझ आ गया? ओके गुड गर्ल। जी अदन, आप इसको देखेंगे लेकिन अभी आराम से पहले मैं पढ़ लूँ, फिर आप 15-20 सेकंड देख लें। इन many countries, health authorities are concerned about the harmful effects of smoking cigarettes. Governments have imposed high sales tax on cigarettes and have conducted anti-smoking campaigns.
गवर्नमेंट ने दो काम किए हैं। एक तो जी अच्छा देखो, अगर कोई बच्चे बता रहे थे तो हम सॉरी, अनसब का मुझे मैसेज आ गया है मुजफ्फर का, आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन इट, लेकिन उस वक्त आंसर मुझे आवाज़ नहीं आई थी। Governments have imposed high sales tax on cigarettes and have conducted anti-smoking campaigns. Why might the quantity of cigarettes demanded remain high? इन दोनों एक्शंस के बावजूद क्यों डिमांड ऑफ सिगरेट्स हाई रहेगी? अदन, टेक योर टाइम। अच्छा, बड़ी जल्दी कर लिया अदन, कैसे? मुझे अपनी लॉजिक, हाँ, मेक सेंस, मेक सेंस। मैंने अब स्टार्ट कर दिया है, छोड़ दो इसको, ठीक है। मैंने इसलिए करवा रहा हूँ, मेरा 21 के सारे लगे हुए हैं यूट्यूब चैनल पे, वो दोबारा वीडियो लगाने का मुझे फायदा नहीं नजर आ रहा, नए वाले लगा रहा हूँ, समझ रहे? वो सिलेबस ही बहुत चेंज हो चुके हैं, साथ कोई फायदा नहीं होएगा, उसमें तो कई चीजें आएंगी जो आपको समझ नहीं आएंगी। लेट्स सी। अब देखो, बिल्कुल सही ऑप्शन लिए इन्होंने, सी, कंज्यूमर बिहेवियर इज इरेशनल ड्यू टू एडिक्शन। सिंपली इंफॉर्मेशन फेलियर ढूंढना था या इनइलास्टिक डिमांड, सी में दोनों चीजें आ रही हैं। किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम आ गया हो? ओके, नंबर 5, लेट्स गिव दिस टू मोहम्मद बिन शफीक। मोहम्मद, तरीका ये है कि मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, 20 सेकंड का टाइम दूंगा, कोई नहीं बोलेगा, आप तसल्ली से जब ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे तब बताना। व्हाट डज अ बजट लाइन शो? ओ माय गॉड, बाय डेफिनेशन। मोहम्मद, आसान तरीन क्वेश्चन, टेक योर टाइम, आंसर इट। सिर्फ ये बता दो आप क्लास में हैं। डी एज इन डेविड, बिल्कुल सही है। बाय डेफिनेशन, मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस ऑफ टू प्रोडक्ट्स दैट अ कंज्यूमर कैन बाय विद अ गिवन लेवल ऑफ इनकम एंड गिवन प्राइसेस, उसने नहीं लिखा, बाय डेफिनेशन। किसी को इसमें कंफ्यूजन आई हो? Okay, number 6. This I'm giving to Mahira Abid. When the price of a good falls, the overall effect on the quantity demanded can be separated into income and substitution effect. Consumer behavior का question. Which statement describes a given good? पहले सोच लो, प्राइस गिरी है, गिवन गुड के सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा, इनकम इफेक्ट क्या होगा, क्या होगा एंड रिजल्ट? सी फॉर कैट, परफेक्ट, शाबाश। किसी को यहाँ प्रॉब्लम आई हो तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, खैर मैं बता ही देता हूँ। गिफन गुड एक्सट्रीमली इंफीरियर, यूनिक टाइप ऑफ इंफीरियर गुड होती है, जैसे पोटैटो, व्हीट, स्टेबल फूड्स। अगर इनकी प्राइस गिरे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तमाम गुड्स नॉर्मल इंफीरियर गिफन का पॉजिटिव होगा प्राइस फॉल में, और प्राइस राइज में नेगेटिव, वो तो सबका पता है। इनकम इफेक्ट, क्योंकि ये इंतहाई इंफीरियर है, इनका इनकम इफेक्ट ना सिर्फ नेगेटिव होगा बल्कि पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को आउटवे करता हुआ पीछे जाएगा, डिमांड कर्व ऊपर स्लोप होगा। सी, इनकम इफेक्ट वर्क्स अगेंस्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव, इनकम इफेक्ट नेगेटिव, एंड इज ऑफ अ ग्रेटर मैग्नीट्यूड, बड़े साइज का है, उसको आउटवे कर रहा है, तो ये क्लियर कट गिवन गुड के सही इफेक्ट्स बताए हैं, सही स्टेटमेंट दी है। किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम? आला, लेट्स मूव ऑन। आंसर आपको दे रहा हूँ, आई ट्रस्ट यू बेटे, सॉरी आई डिडंट मीन इट, मुझे लगता था लेकिन मे बी आई एम रॉन्ग। नंबर 7, द टेबल प्रोवाइड्स सम डिटेल्स ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री इन अ कंट्री। नंबर ऑफ फर्म्स 250 है, नंबर ऑफ ब्रांड्स 1000 है, 5 टॉप फर्म्स का जो शेयर है, मार्केट शेयर कॉन्सेंट्रेशन रेशियो, दिस इज अ डेड गिव अवे, 65% है। ये कौन सी मार्केट है? सिंपल, शाबाश। ये देखो, ये तुमने लॉजिक से बताया ना, तो सी, ओलिगोपोली, बिल्कुल ठीक है। 5 फर्म्स डोमिनेट कर रही है मार्केट को, 65% मार्केट शेयर उनके पास है, छोटी चाहे जितनी हो। कुछ बच्चे नंबर ऑफ फर्म्स एंड नंबर ऑफ ब्रांड्स को देख के मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन चूज कर लेंगे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मार्केट शेयर इतने बड़े नहीं होते 5 फर्म्स के, ये ओलिगोपोली है, फ्यू प्लेयर्स डोमिनेटिंग। वेल डन आंसर, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली बताया आपने। एनीवन जी, कंफ्यूजन? वेरी गुड। चले जी, मुजफ्फर साहब, रॉक बैंड इज ड्यू टू प्ले एट अ कॉन्सर्ट हॉल, टेक योर टाइम, 20 सेकंड दीजिएगा। In order to create a good atmosphere, the band's aim is to sell all the tickets.
Ticket prices are set at the highest price that ensures all tickets will be sold. इस आखिरी लाइन में आंसर है. What is the motivation of this pricing strategy? अभी ये सारे एम्स किए हैं, तसल्ली से सोचो. वैसे तो गलत है, आप जरा 20 सेकंड दें ताकि बाकी बच्चे भी सोच सकें और फिर आंसर कीजिए. अ, आराम से 20 सेकंड. मुजफ्फर, पुट योर फुट ऑन द ब्रेक. 20 सेकंड बाकियों को दें. सारी टिकट्स बेचना चाह रहे हैं, क्या एम है? जो मर्जी प्राइस सेट करें. सिंपली अब बोल दें. सी, सेल्स मैक्सिमाइजेशन. सब बच्चों को समझ आया. हाई प्राइसेस की बात करके उसने आप लोगों को थ्रो ऑफ किया कि प्रॉफिट बना रहा है. मतलब हाईएस्ट प्राइस मींस इतनी ज्यादा प्राइस नहीं, हाईएस्ट प्राइस एट विच ऑल टिकट्स आर सोल्ड. Sales maximization. Everyone totally clear on this? Good. Number 9. आज कुछ नए बच्चे भी आए थे. हाजिर खालिद, आप बता दो. What would be most likely to allow the survival of small firms in an economy? Take 20 seconds with it. छोटी फर्म के सर्वाइवल की रीजंस. बहुत आसान क्वेश्चन. B. Ball. An increase in personal services as a share of GDP. जितनी ज़्यादा इंडिविजुअल कस्टमर्स के मुताबिक चीज़ें बनानी है छोटी फर्म्स. मेरी ईद का कुर्ता जुनैद जमशेद की कंपनी नहीं सिएगी. अरमानी मेरा कोट नहीं डिज़ाइन करेगा. इंडिविजुअल्स के लिए छोटे टेलर्स ही काम आते हैं. तो स्मॉल सर्विस, पर्सनल सर्विसेज. वेल डन हाजिक. दुआ सरफराज, again give it 20 seconds. What is a condition for operating a successful cartel? No, 10 more seconds. इसलिए मैंने स्पेशली कहा था आपको आ गया, ये बड़ी जल्दी आ जाएगा ये. अब बता दो. डी एज इन डेविड. स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड. बिल्कुल स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड प्रोडक्शन कोटास. अब जरा एक बार फिर याद कर लें. कार्टेल या प्राइस लीडरशिप की एग्रीमेंट कोल्यूशन कब सक्सेसफुल होती है? स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स हो इंडस्ट्री में तो ए रिजेक्ट होगी. थोड़ी फर्म्स होंगी तो वो ग्रुप बना के आपस में स्ट्रॉन्ग सा बनाएंगे. हैव अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट. नहीं, इनकी सिमिलर प्रोडक्ट्स होंगी तो किसी को लालच नहीं आएगा कि मेरी डिफरेंट प्रोडक्ट है, मैं प्राइस सबसे ज्यादा चार्ज करूं. बी भी गलत. लो बैरियर्स टू एंट्री. बैरियर्स ही कम है तो जैसे ही आप प्राइस बढ़ाओगे प्रॉफिट कमाओगे और फर्म्स आ जाएंगी. हाई बैरियर्स टू एंट्री होने चाहिए. और क्या कंडीशंस होनी चाहिए? वॉच डॉग एजेंसीज गवर्नमेंट की वीक होनी चाहिए. सप्लाई एंड डिमांड कंडीशंस बड़ी स्टेबल होनी चाहिए. टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की पेस स्लो होनी चाहिए. तो तभी कार्टेल सक्सेसफुल होगी. वेल डन गाइस, सो फार वेरी गुड. हमना, आर यू इन द क्लास? ट्रिकी क्वेश्चन फॉर यू. इन 2012, आफ्टर आई स्टॉप स्पीकिंग आप देखिएगा, 20-25 सेकंड लीजिएगा. In 2012, an Australian airline company separated its international and domestic operations into two separate companies. अपनी कंपनी को दो हिस्सों में तोड़ा. सोचें. Company had been facing increasing competition for much larger competitors in international markets, but had relatively little competition in domestic markets that had a higher PED. Which row shows the reason that would support this separation? Take your time. Hemna, if you're ready, you can. I know it's a tough question.
डी एज इन डेविड, परफेक्ट। सेपरेट क्यों किया? हाँ, डी बिल्कुल ठीक है, डी एज इन डेविड, परफेक्ट, थैंक यू। क्यों सही है? डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल थी तो उनको दो हिस्सों में तकसीम किया होगा। मार्केट इजीली सेपरेट हो सकती थी तो दो डिवीजन बना सके। कंपटीशन एंड प्राइस इलास्टिसिटी उसने खुद बता दिया था कि वाज द मेजर रीजन फॉर मेकिंग टू डिविजन्स। सो वेल डन। सबको समझ आ गया है या किसी को कंफ्यूजन? कुछ बच्चे मुझे अभी भी मैसेज कर रहे हैं कि सर क्वेश्चन पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, बच्चे आंसर दे देते हैं। आई एम गिविंग 20 to 25 सेकंड्स, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप अपनी प्रोसेसिंग भी। डिसइकोनॉमीज बेटे देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, एन ऑस्ट्रेलियन एयरलाइन कंपनी सेपरेटेड इट्स इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ऑपरेशंस इनटू सेपरेट कंपनीज। बड़ी कंपनी थी, दो अलग कंपनीज बनाई डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल को अवॉइड करने के लिए। समझ आ गई? क्लियर हो गया कि नहीं? अच्छा बेटे प्लीज अब कोई बच्चा आंसर नहीं करेगा, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, नॉट फ्रॉम वन पर्सन, मैनी, सो मस्ट बी ए जेन्युइन कंसर्न। प्लीज आंसर ना दीजिएगा जब तक मैं आप लोगों को गो अहेड ना दूं। नंबर 12। गुड 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 क्वेश्चन। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, चीटिंग इंसेंटिव पे है, ये मैंने करवाया तो हुआ है लेकिन बच्चों को अक्सर ये भूल जाता है। उफ, और छोटा करना पड़ेगा। जी बच्चों, आराम से मैं पढ़ रहा हूँ, उसके बाद 30-25 सेकेंड को ज़्यादा टाइम दूंगा ताकि आप लोग सब सॉल्व कर सकें। आंसर इसका मुझे देंगे, लेट्स से किसी बच्चे ने अभी तक आंसर ना किया हो खुद ही वॉलंटियर कर दो। आदम ठीक है, आदम ठीक है, डन हो गया। डायग्राम shows a firm's marginal and average cost curves. The firm enters a collusive agreement with other firms in the industry. उन्होंने collusion की, कार्टेल वगैरह बनाई। It is agreed that each firm will charge a common price of OP, प्राइस देख लें, and will restrict the level of output to a production quota set by the industry cartel. आपको बताया था कोटा कहाँ सेट होता है, ठीक है, खुद देख लीजिएगा। फर्म इज allocated a production quota, so उसने बता दिया OQ production quota था। Firm decides to cheat in order to maximize its profits. What is the short run increase in profits? आराम से आदम, take like 20-25 seconds please. जी आदम बता दें आंसर। वेरी गुड, समझाएंगे कैसे? हम्म, ठीक है। शाबाश, एंड प्रॉफिट था बिल्कुल। हम्म, हम्म, एक्सीलेंट। आप माइनस का, अब ये है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, वेल डन आदम, इम्प्रेस्ड। मैं बाकी बच्चों के लिए जस्ट इन केस और वीडियो के लिए लगा रहा हूँ ताकि किसी को और को कंफ्यूजन हो तो अभी समझ लें। वेरी वेल डन आदम, आई एम वेरी हैप्पी। ओके जी, अब मैं थोड़ा सा इसको, आई होप या इट्स वर्किंग। चले मैं अपना पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया। अब मेरे बेटे देखो ज़रा तसल्ली से, प्रोडक्शन कोटा ओ क्यू था, उससे हम गए एवरेज कॉस्ट कर्व तक, फर्म की कॉस्ट ये थी, ये सारा एरिया ओ एम एन क्यू। प्राइस लाइन तक गए, ये रेवेन्यू था। तो इनिशियल प्रॉफिट क्या आ रहा था? पी एम जी एन, ठीक है। अब मेरे बेटे इन्होंने प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया। जब स्ट्रेट लाइन प्राइस होना, यही डिमांड कर्व आपका एम आर बन जाता है, तो एम सी एम आर पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट ली होगी, क्यू प्रॉफिट। अब गए हम एवरेज कॉस्ट कर्व तक, ये कॉस्ट है हमारी,
और रेवेन्यू कर्व तक गए, प्राइस तक, ये हमारा प्रॉफिट है PLHJ। इसमें से पुराना प्रॉफिट निकाल लो तो एडिशनल प्रॉफिट पता लग जाएगा आपको। कभी अगर वो कहें हाउ मच प्रॉफिट इज सैक्रिफाइस्ड एंड हाउ मच इज गेन्ड, ये वाला हिस्सा प्रॉफिट का अब आपको नहीं मिलेगा चीटिंग के रिजल्ट में, ये बड़ा वाला हिस्सा आपको मिल जाएगा। तो उस केस में आप कहेंगे GHJ के गेन्ड, LKMN लॉस्ट। किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम आ रही हो? एक्सीलेंट। देखो बेटे, अगर ये लोग जल्दी आंसर कोई कर देता है, समटाइम्स आई कांट कंट्रोल एवरीवन, आप लोगों को मैं बाद में एक्सप्लेन जरूर करता हूँ, उस वक्त आपका राइट है कि मुझसे पूछ लो, मैं हमेशा हर क्वेश्चन के बाद रुकता हूँ। ऑनलाइन में इतना ही मैं कर सकता हूँ, आई कैन नॉट एक्चुअली फिजिकली स्टॉप एनीवन, राइट? लेकिन रिक्वेस्ट है कि अब कोई नहीं बोलेगा इंशाल्लाह। हैदर अली हाशमी, reduce road congestion caused by parked cars, a local government introduced a system of tradable parking permits. Households were given a permit allowing them to park one car at the roadside. Households with more than one car could buy extra permit from household with no cars. What is the most likely reason for this policy to fail? Congestion कम करने के लिए, जैसे वो पोल्यूशन कोटाज नहीं है उस तरह के उन्होंने ट्रेडेबल पार्किंग परमिट्स दिए हैं। इसको तसल्ली से हैदर देखें, सही ऑप्शन चूज करें, टेक योर टाइम, 20 सेकंड सबको दीजिएगा। गुड, वर्डिंग जरा टफ है लेकिन आसान क्वेश्चन है। हैदर आप क्लास में हैं? अगर होता ना, अच्छा आपने पहले नंबर पे ये देखो पॉलिसी फेल हो रही है, एक बार फिर देखो पॉलिसी फेल हो रही है, ये बस मेन चीज होती है, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना। आपको शायद एक ही स्टेटमेंट समझ ही नहीं आई, मैं एक बार हैदर करवा देता हूँ। कोई और बच्चा बताना चाहेगा आंसर? बी। आप जरा देखें हैदर, फाइन्स फॉर ड्राइवर्स पार्किंग इन द एरिया विदाउट अ परमिट विल इंटरनलाइज द एक्सटर्नैलिटी। इंटरनलाइज मींस एक्सटर्नल कॉस्ट को उठा के आपने जो पोल्यूशन कर रहा है, जो एक्सटर्नलिटी कॉज कर रहा है उस पर डाल देना, इससे तो मार्केट फेलियर रिमूव हो रहा है, ये तो बहुत अच्छा हो रहा है। हैदर आप फॉलो कर रहे हो, आपने स्टेटमेंट को बिल्कुल गलत समझे है। अब दूसरा देखें, आप मुझे रिजेक्ट करवाएं, लोकल गवर्नमेंट हैज अ मोनोपोली ओवर द इशू ऑफ पार्किंग परमिट्स, ये क्यों पॉलिसी को फेल नहीं करवाएगा? बेटे गवर्नमेंट ओन मोनोपलीज आर नेचुरल मोनोपोली, दे आर मोर एफिशिएंट देन अदर फर्म्स। और गवर्नमेंट ने ऊपर लिख दिया कि हम ट्रेडिंग परमिट्स दे रहे हैं तो वो तो अच्छी तरह कंट्रोल कर सकेंगे, तो ये भी पॉलिसी को फेल नहीं करवाएगा। जो आपने चुना, those suffering from too many parked cars are compensated by the household owning extra cars। एक्स्ट्रा कार वाले कॉम्पनसेट कैसे करें, उनको तो खुद परमिट खरीदना पड़ रहा है, उससे भी पॉलिसी फेल नहीं हो रही। डी, too many household own cars so the market in permits is very small। बात समझ आ गई? फेलियर कम हो रहा है, नहीं सही हो रहा फेलियर, आप बार बार, मार्केट फेलियर कम नहीं हो रहा, ये वो कह रहा है। बहुत सारे घरों के पास पार्किंग थी, तो जब आपने परमिट्स दिए स्टिल बहुत सारी पार्किंग हुई। समझ आ गया? शाबाश, गुड। एनीवन हु हैज अ क्वेश्चन ऑन दिस वन? इट्स अ टफ क्वेश्चन, कि जरा स्पीड अप करना पड़ेगा। नंबर 14 बहुत आसान है। व्हाट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ नज थ्योरी? राफे अहमद, शाबाश, देखो
और जितना जब सॉल्व कर लो बता दो, हम टाइम भी थोड़ा बचाना चाह रहे हैं। नज थ्योरी। नॉट एन एग्जाम्पल, शाबाश। राफे आई इन द क्लास? अच्छा, राफे है ही नहीं। कोई बच्चा बता दो, बहुत सोच लिया। यस, बिल्कुल सही है। इनडायरेक्ट टैक्स इज नॉट नज थ्योरी, दैट्स अ पॉलिसी। फिर इसके बाद लॉज लिखे होते तो वो भी, बाकी सब में वो क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव बिहेवियर को रीइंफोर्स कर रहे हैं। अगर कोई अपना रीयूजेबल कप ला रहा है यानी पोल्यूशन कम कर रहा है, इस तरह उसको लार्जर कॉफी कप बना के दे रहे हैं। सी, a government introduces an opt-out system for organ donation to try to increase the number of organ donors. What does it mean opt-out? कि आप लास्ट मिनट तक डिसाइड करते हो कि भाई मैं एक खास वक्त तक डिसाइड करते हो कि मैं डोनेशन नहीं देना चाह रहा, तो इससे ज़्यादा लोग साइन इन करेंगे ऑर्गन डोनेट करने के लिए। डी, इससे भी नीचे आ गया डी, a restaurant chain introduces a smaller sized main course on its menu to try to reduce the volume of food wastage. Again एक पॉजिटिव बिहेवियर के लिए, वेस्टेज कम करने के लिए उन्होंने स्मॉल साइज मेन कोर्स दी अपने मेन मेन्यू पे। ये सारी नज थ्योरीज थी। इनडायरेक्ट टैक्स नज थ्योरी नहीं था। सबको क्लियर हो गया? ओके। A government wishes to redistribute income from richer citizens to poorer citizens. Which policy is least likely to use? 15 सेकेंड्स वेट करते हैं और इसको कर दें। चमन आप कर दो मेरा बेटा, कॉन्फिडेंस के साथ, शाबाश, टेक योर टाइम। लीस्ट लाइकली। चमन, इफ यू रेडी, are you in the class? Okay, I'm shifting the question to Umme Kulsum. Ball. B, increased indirect taxes. They are regressive in nature. ए क्यों गलत है? डायरेक्ट टैक्सेस प्रोग्रेसिव इन नेचर होते हैं, इनकम गैप्स को कम करते हैं, अमीर से ज्यादा प्रोपोर्शन उसकी लेते हैं, गरीब से कम। सब्सिडीज देने से भी हो सकता है कंज्यूमर सब्सिडीज हो, नेसेसिटीज, या इवन छोटी फर्म को दी जा रही हो, तो उससे भी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो सकती है। Increased transfer payment are meant for redistribution, unemployment benefits, pensions, low income support, food stamps, उससे तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर होगी। लीस्ट लाइकली था इनडायरेक्ट टैक्सेस। ऑल राइट जी, सबको समझ आ गया होगा, आई होप। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, what represents the transfer earning of the factor enterprise? Enterprise की ट्रांसफर अर्निंग क्या है, ओवर एंड अबव द मिनिमम they would like to stay in the market for? ट्रांसफर, एक मिनट 10-15 सेकंड दे दूं, बाकी बच्चे देख लें। मिनिमम किस पे वो मार्केट में स्टे करेंगे, क्योंकि ट्रांसफर अर्निंग्स फॉर एनी फैक्टर प्रोडक्शन इज मिनिमम रिक्वायर्ड पेमेंट टू स्टे इन द बिजनेस और स्टे इन द मार्केट, चाहे लेबर हो, चाहे कैपिटल, चाहे एंटरप्राइज। अभी कौन साहब आ रहे हैं 8:45 पे? मुनीब, तुम्हारे कान खींचने वाले हो गए, ये टाइम है आने का। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटे बता दे, अब कोई भी बता दे। नॉर्मल प्रॉफिट यानी मिनिमम रिक्वायर्ड, ये है। एक्सेस प्रॉफिट होता तो उसका इकोनॉमिक रेंट होता। रिटर्न ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर स्टार्टअप कॉस्ट कोई ताल्लुक नहीं है। सो बी एज इन बॉल, नॉर्मल प्रॉफिट, मिनिमम पेमेंट रिक्वायर्ड टू कीप एंटरप्राइज
इन इट्स प्रेजेंट यूज नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। इसी पे वो लॉन्ग रन में स्टे करते हैं, वरना एग्जिट कर जाते हैं मार्केट को। किसी को कंफ्यूजन? कूल, लेट्स मूव ऑन। अच्छा जी, बड़ा सा है, इसको जरा छोटा करते हैं। ओ माय गॉड, अच्छा जी, नजर आ रहा है आप लोगों को? आई होप और भी छोटा करना पड़ेगा शायद, या अब नजर आ जाएगा जी। थोड़ा सा वो क्लियर होने देते हैं। द डायग्राम शोज द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। लेबर मार्केट इज इनिशियली इन इक्विलिब्रियम व्हेन द वेज इज W1। देख लें कहाँ पे इक्विलिब्रियम है। A trade union wishes to increase the wage but does not wish to decrease employment. Trade union asks for wage W2. ठीक है। What would be the best policy to enable the trade union to achieve both aims? तसल्ली से सोचिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। So take your time and I'm giving it to यामीन सईद, but सब देखें जरा। यामीन 15-20 सेकंड। और यामीन क्या कहा था यार? तो मुझे बहुत बच्चे इस बात का कर रहे हैं एतराज़ कि जी हमें सोचने का टाइम नहीं मिलता। खैर, इसका वाहिद हल क्या था कि डिमांड लेबर की राइट पे शिफ्ट हो जाए, उससे ना सिर्फ वेज ज़्यादा हो जाएगी बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगी। तो डी, इंक्रीज मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी एंड अ न्यू इक्विलिब्रियम। ई, उसका हल क्या था? या तो वर्कर्स को ट्रेनिंग दे दें या उनको गियर अप करवाएं कि मोटिवेटेड होकर काम करो, डिमांड बढ़े उनकी, प्रोडक्टिविटी बढ़ने से तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगी और वेज भी ज़्यादा नहीं होगी। या मीन प्लीज नेक्स्ट टाइम just hold your horses, don't be in a hurry. जी, many governments adopt sustainable economic growth as a macroeconomic policy aim. What is meant by sustainable economic growth? बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं ये दे रहा हूँ हैदर, आपको ही दे रहा हूँ, तसल्ली से देखो। बहुत बाय डेफिनेशन है, सोचो जरा। शाबाश, ये बात हुई ना। समझाओ। ए, अच्छा टाइम नहीं है इतना। डी क्यों गलत है, ये बताओ। डी एज इन डेविड क्यों गलत है? सस्टेनेबल तो होगी, सस्टेनेबल तो होगी, लेकिन जो वर्ड है एज फास्ट एज पॉसिबल, ये जो है डाउट क्रिएट कर रहा है। या, वेल डन, शाबाश। नंबर 19, लेट्स गिव इट टू, मैंने पूछा नहीं, सबको समझ आ गया था पिछला क्वेश्चन? माइक बंद करें बेटे, माइक बंद करें अपना। किसी का माइक खुला है प्लीज बंद कर दें। नंबर 19, व्हाट, हेलो, किसका माइक खुला है यार, बंद करो। व्हाट वुड कॉज एस्टिमेट्स ऑफ द मनी वैल्यू ऑफ mu, measurable measure of economic welfare, for a country to be greater than value of GNP? मैं थोड़ा सा याद दिला दूं, म्यू क्या करता है? जहां जीएनपी अंडरस्टेट कर रहे हैं लिविंग स्टैंडर्ड्स को, हिडन इकोनॉमी वगैरह, लेजर टाइम को ऐड कर देता है। तो अब ये वो आंसर होगा इसके हिसाब से। और पोल्यूशन वगैरह को जहां पे जीएनपी ओवरस्टेट कर रहे लिविंग स्टैंडर्ड, उनको माइनस कर देता है। अब तसल्ली से देखिएगा, कोई बच्चा ही बताए लेकिन कोई 10 सेकंड बाद। यू कैन, यस। यस, इससे लिविंग स्टैंडर्ड हमारा नीचे ज़्यादा होता है, लेकिन तो म्यू ज़्यादा हो जाता है, जीएनपी नीचे रह जाता है। समझ आ गया? जीएनपी हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स को अंडरस्टेट कर रहा था, तो म्यू उसके ऊपर आ रहा है अब। किसी को? जी मेरा बेटा। सॉरी सॉरी। अच्छा, इनकी 3-4 डेफिनेशन है, मैं आपको बेसिक वाली आपके लेवल पे समझाता हूँ। रिग्रेटेबल नेसेसिटीज आर दोज जो आपने ना खरीदी तो आप रिग्रेट करोगे। समझ आ गया? मस्ट हैव्स, मेडिसिन, समथिंग लाइक दैट। क्लियर ऑन दैट दुआ? उनका कोई ताल्लुक नहीं है, जीएनपी में भी आ रही हैं, म्यू भी इसको चेंज नहीं कर रहा। नंबर 20, नाम सारे नजर आ रहे हैं, ठीक है। डेटा प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन, अच्छा कोई भी बच्चा बोले तो 15-20 सेकंड बाद। डेटा प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन इंडिकेटर्स ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन 4 कंट्रीज इन 2019, ईच विद अ पॉपुलेशन बिलो 10 मिलियन। लाइफ एक्सपेक्टेंसी दी हुई है,
इसको हाईएस्ट होना चाहिए फॉर अ कंट्री टू बी ऑन अ हाई जीडीपी एंड वेल डेवलप्ड। जीएनपी ज़्यादा होना चाहिए, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ज़्यादा होनी चाहिए, स्किल्ड लेबर ज़्यादा होनी चाहिए। बेस्ड ओवरऑल ऑफ दीज इंडिकेटर्स, विच कंट्री इज मोस्ट लाइकली टू हैव एट द हाईएस्ट एचडीआई रैंकिंग? 10 to 15, 20 सेकेंड, 20 सेकेंड्स दें इसको। बेटे मैं जरा वेट करना था, थोड़ा सा वेट करें अभी। 5 एक सेकेंड, 6 सेकेंड और वेट करें। काफ़ी सारे टेबल है ना, तो अच्छी तरह देखने दें। अब बता दें। बी एज इन बॉल, नॉर्वे का वैसे भी दुनिया में सबसे ज्यादा एचडीआई है, तो वो तो वैसे ही पिक हो रहा था, लेकिन जरा देखते हैं क्यों ऐसा है, क्यों नॉर्वे को हमने चुना। राफे आप बता सकते हैं नॉर्वे को क्यों चुना है? हम्म, हम्म, हम्म। स्किल लेबर में तो क्रोएशिया उससे ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो तीन इंडिकेटर्स में सिर्फ नॉर्वे हाईएस्ट स्कोर कर रहा है। समझ आ गया? तो स्टिल इट विल बी नॉर्वे। सबको समझ आ गया? मैक्सिमम इंडिकेटर्स में जो स्कोर कर जाए वो, सॉरी सॉरी, एक मिनट, स्किल्ड लेबर तो एचडीआई में आता ही नहीं है, उसको हमने देखना ही नहीं है, इग्नोर। तीनों एचडीआई के इंडिकेटर्स में फिर भी नॉर्वे नहीं है, हाँ फिर भी नॉर्वे बनता, लेकिन स्किल लेबर शामिल ही नहीं है ना उसमें। सो एचडीआई के तीन हिस्से: लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जीएनपी पर कैपिटा, परचेजिंग पावर पैरिटी एडजस्टेड, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। अच्छा बच्चों, कल की क्लास के लिए ब्रिंग योर ओन क्वेश्चंस भी, और मैं भी कुछ क्वेश्चंस इकट्ठे कर लूंगा जो कॉमन मुझे ग्रुप से मुश्किल वाले बच्चों ने भेजे हैं, ताकि हम एक प्रॉब्लम्स की क्लास कर लें रादर देन अ पेपर। मेक सेंस? सो प्लीज डू पोस्ट अराउंड 5ish ऑन योर ग्रुप्स। मैं वो उस वक्त आंसर नहीं दूंगा, शाम को हम सारे करेंगे। What might help improve economic growth in developing countries over the next 5 years? मैं खुद ही कराता हूँ, टाइम थोड़ा है। एन इंक्रीज इन इनकम टैक्स से तो इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव होगी, एग्रीगेट डिमांड गिरेगी। इंक्रीज इन बर्थ रेट से भी डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ेगी, तो उससे नुकसान होएगा, इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं आएगी। इंक्रीज इन बजट सरप्लस भी एग्रीगेट डिमांड को गिराएगा, स्पेंडिंग कम कर रहे हैं, टैक्सेस ज़्यादा, तो खीर में डी बच गया। नेक्स्ट 5 years का टाइम भी था। इंक्रीज इन ट्रेनिंग, एक तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उससे हमारे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी, और एक्स माइनस एम में इंजेक्शन आएगा, सस्ती एक्सपोर्ट्स, महंगी इंपोर्ट्स लगेंगी, हमारी कॉस्ट कम होगी है ना ट्रेनिंग की वजह से, प्रोडक्टिविटी की वजह से, तो हमारी दोनों तरह की ग्रोथ्स आएंगी इन द नेक्स्ट 5 years। सबको क्लियर? मुझे मैक्रो हमेशा आसान लगा, आई डोंट नो व्हाई। बच्चे हमेशा कहते हैं कि मैक्रो की मुश्किल लगते हैं, लेकिन मुझे आसान लगता है फॉर सम रीजन ऑलवेज। एन इकोनॉमिस्ट वंस सेड, इफ यू पे पीपल नॉट टू वर्क एंड टैक्स देम व्हेन दे डू, डोंट बी सरप्राइज्ड इफ यू गेट अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत सिंपल है। ये कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट है? खैर आपका ये कोर्स में नहीं है, लेकिन स्टिल ये कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट है जब टैक्स लगाने की वजह से लोग निकाले जाते हैं जॉब से? जी बता दें, थोड़ा सा टाइम दिया करें, थोड़ा सा अभी अभी जल्दी थी, चले बता दें। वॉलंटरी, ऑप्शन डी। साइक्लिकल क्यों नहीं है? वो एग्रीगेट डिमांड गिरने से होती है, पूरा रिसेशन या स्लम। फ्रिक्शनल, जब एक जॉब छोड़ के दूसरी की तलाश में हो, या यू नो वेटिंग फॉर अ हायर वेज, या एक जॉब निकले तो दूसरी जॉब मिलने में टाइम दे रहे हो, सर्च कर रहे हो। स्ट्रक्चरल, जब फैशन इंडस्ट्री चेंज हो, टेक्नोलॉजी चेंज हो, इम्पोर्टेड गुड रिप्लेस कर जाए, या पूरी रीजन में अनएम्प्लॉयमेंट आ जाए बिकॉज ऑफ चेंज इन फैशन टेस्ट, तो उसकी वजह से स्ट्रक्चरल होती है। वॉलंट्री, हायर टैक्स था, उन्होंने कहा जी हम काम नहीं करते, हम घर बैठे हैं, जो मर्जी कर लो। Number 23, what is the least likely consequence of a significant rise in unemployment during an economic recession? कौन सा लीस्ट लाइकली है? फॉल इन एग्रीगेट डिमांड तो रिसेशन में मेन कॉज है अनएम्प्लॉयमेंट का। फॉल इन एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर, ये तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं करेगा, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, लोग घरों से निकल के, नहीं ठहरो एक मिनट, फॉल इन एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर लीस्ट लाइकली तो यही है ना, हाँ इससे तो लोग काम करने आ जाएंगे, लीस्ट लाइकली। खैर बाकी देखते हैं। फॉल इन रेवेन्यू फ्रॉम इनकम टैक्स,
फॉल इन रेवेन्यू फॉर इनकम टैक्स मींस टैक्स कम किए गए थे, एक्सपेंशनरी पॉलिसी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। अम, अच्छा, मैं क्वेश्चन को गलत समझ रहा हूँ, दोबारा देखते हैं। व्हाट इज द लीस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ सिग्निफिकेंट राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक रिसेशन? रिसेशन में अनएम्प्लॉयमेंट हुई, उसका रिजल्ट कौन सा है? फॉल इन एग्रीगेट डिमांड डेफिनेटली होगी, इनकम ही नहीं, लोग स्पेंड ही नहीं कर रहे। फॉल इन एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर, नहीं, गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट अब ज्यादा है, ज्यादा वेलफेयर पे स्पेंड करना पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स वगैरह, पूरे इनकम सपोर्ट ज्यादा देनी पड़ेगी, बी ही सही है अभी भी। अ फॉल इन रेवेन्यू फ्रॉम इनकम टैक्स, यस, गवर्नमेंट को कम टैक्स रेवेन्यू मिलेगा, लोग स्पेंड नहीं करेंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं मिलेगा, जॉब्स कम है तो डायरेक्ट टैक्सेस कम मिलेंगे, फर्म्स की भी प्रॉफिट कम है तो डायरेक्ट टैक्सेस कम है। Fall in the rate of economic growth will definitely happen as a result of high unemployment. Consequence of rise in unemployment था, I started looking at the wrong options. समझ आ गया मेरे बच्चों? Okay. Number 24. In which context relevant to growth is in the money supply is the term total currency flow used? ये क्यों उसने पूछ लिया यार? This is very odd. चलें करते हैं। मनी सप्लाई का ही कॉन्सेप्ट है टोटल करेंसी फ्लो, तो मैं आपको थोड़ा सा पहले इसका बता देता हूँ। इसके अंदर जी बेटे बोले, ऑप्शन सी है इसकी, ठीक है। टोटल करेंसी फ्लो इज बिटवीन यू नो द कंट्रीज, डोमेस्टिक एंड फॉरेन रेजिडेंट्स, जो आपके मुल्क से पैसा लेके जा रहे हैं अर्निंग्स वगैरह, और जो पाकिस्तानी बाहर से ला रहे हैं, उसको हम बोलते हैं टोटल करेंसी फ्लो। सो आई एम सॉरी, हम ये नहीं पढ़ाते होते, पता नहीं इसने क्यों दे दिए, बट एवरीबॉडी अंडरस्टूड इट। बेटे टोटल करेंसी फ्लो जो है ना, करेंसी का वर्ड आया ना तो ये फॉरेन मार्केट की बात होगी। अगर मनी सप्लाई या मनी फ्लो की बात करता तो हम डोमेस्टिक देखते हैं। सो जो मनी फ्लो बिटवीन डोमेस्टिक रेजिडेंट्स एंड फॉरेन रेजिडेंट्स, सी, ये जो रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट हम रिकॉर्ड नहीं करते प्राइमरी इनकम ट्रांसफर्स में, करंट अकाउंट में, ये उसकी बात कर रहे हैं। हैदर गॉट इट? चले, लेट्स मूव ऑन। व्हाट डज नॉट चेंज द लेवल ऑफ विड्रॉल्स फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? What does not change the level of withdrawals from the circular flow of income? Households having more of income taken in tax, ये तो withdrawal है, following a rise in rate of income tax, तो A तो reject हो गई। उसके बाद जी B, household spending more on imported cars, import भी एक withdrawal है, निकल गया। Households taking money from this from their saving to spend on a celebration, ये withdrawal नहीं है, re-inject हो रहा है। एक मिनट, what does not change the level of withdrawals? हाँ, level of withdrawals change हो रहा है क्योंकि savings अब कम हो रही है, ठीक है। Household transferring money from an account in one bank to another, इससे withdrawals पे कोई असर नहीं है। Savings, taxes, imports, तीन withdrawals होती हैं फोर्थ सेक्टर ओपन इकोनॉमी में, तीनों में ए बी सी में चेंज हो रहा था। डी जो है, एक बैंक से दूसरे में पैसा उन्होंने रखा, ना कोई विड्रॉल हुई, सेविंग, ना कोई टैक्सेस, ना कोई इंपोर्ट्स। क्लियर जी? अब देखें, कैनेडियंस वगैरह का आप लोग कह रहे थे, इसको रिवाइज कीजिएगा, 2 पेजेस है, मैं आपको वो पिक्चर लेके भी भेज सकता हूँ, आपके नोट्स में है, 4th यूनिट में, राइट एट द एंड। विच अप्रोच इज कंसिस्टेंट विद द कैनेडियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट? केन्सियंस क्या कहते हैं कि जी गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करनी चाहिए, फिस्कल पॉलिसी इन्होंने बनाई थी, टैक्सेस कम करनी चाहिए, स्पेंडिंग ज़्यादा चाहिए। ये कहते हैं जी इकोनॉमी लॉन्ग रन में भी अनएम्प्लॉयमेंट इसमें हो सकती है, कैन बी बिलो और अबव फुल एम्प्लॉयमेंट रेट, तो इकोनॉमी खुद सेटल नहीं होती, गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करनी पड़ती है, और इनके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट मेनली मेजर ईवल है किसी भी इकोनॉमी में। सो ऑप्शन ए, बैलेंस बजट शुड बी अ की पॉलिसी एम। बैलेंस करना बजट कोई पॉलिसी एम नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह है। इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव मनी सप्लाई ग्रोथ, मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट मॉनिटर्स की तरफ से है। अनएम्प्लॉयमेंट कैन स्टिल परसिस्ट इन द लॉन्ग रन, जैसे अभी मैंने बोला, ये इनकी थ्योरी का हिस्सा है। वेजेस आर फ्लेक्सिबल डाउनवर्ड्स इन द शॉर्ट रन, ये भी मॉनिटर्स का व्यू है। एवरीवन क्लियर? वो फिलिप्स का हमने लॉन्ग रन का पढ़ा था, वो मॉनिटर्स का व्यू है, डी पॉइंट। चलिए, लेट्स ट्राई एंड फिनिश इट। नंबर 27, व्हाट कुड बी यूज्ड टू ऑफसेट अ लीकेज फ्रॉम अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? लीकेज मींस विड्रॉल, उसको ऑफसेट कैसे करें, उसको खत्म कैसे किया जाए? रिडक्शन इन डोमेस्टिक कंजम्पशन, इससे तो मजीद एग्रीगेट डिमांड गिरेगी, सर्कुलर फ्लो कम होगी। रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इससे भी मजीद वही काम होगा, मजीद सर्कुलर फ्लो कम। इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी सेविंग ज़्यादा होंगी, विड्रॉल्स बढ़ेंगे। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, एक इंजेक्शन आएगा तो वो उस विड्रॉल को ऑफसेट कर सकता है। समझ आ गया मेरा बेटा?
तीन विड्रॉल्स हैं, एस प्लस टी प्लस एम, सेविंग्स टैक्सेस इम्पोर्ट्स, तीन इंजेक्शन हैं, जी प्लस आई प्लस एक्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स, कंजम्पशन ओरिजिनल है तो उसको मैं सेपरेटली नहीं बोल रहा, डी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। सबको समझ आ गया? ये तो अगेन एक विड्रॉल बन रहा है ना, गवर्नमेंट एक इंजेक्शन कम की है, वो ऑफसेट कैसे करेगा विड्रॉल को? या करेक्ट, शाबाश, गुड क्वेश्चन। इन सम कंट्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज फॉलन बट द बर्थ रेट रिमेन्स। कोई मसला नहीं, मेरी रिकॉर्डिंग चलती रहती है, ये मैं आखिरी तीन क्वेश्चन करवा के जाऊंगा। इन सम कंट्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज फॉलन बट द बर्थ रेट्स रिमेन हाई, विच इफेक्ट विल दिस हैव? ठीक है, कुछ कंट्रीज में वो कह रहा है कि बर्थ रेट्स हाई हैं लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी गिरी है, इसका इफेक्ट क्या होगा? सो क्वेश्चन इज अ लिटिल बिट डिफरेंट। फ्यूअर स्कूल एंड अदर रिसोर्सेज फॉर यंग पीपल विल बी नीडेड। नई बर्थ रेट्स हाई हैं, ज़्यादा स्कूल चाहिए होंगे, यंग पीपल के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे। मोर फैसिलिटीज विल बी नीडेड फॉर ओल्डर पीपल। लाइफ एक्सपेक्टेंसी गिरी है, तो ये बात गलत है, बी ही करेक्ट ऑप्शन है। नहीं, एक मिनट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज फॉलन, हाँ, तो मोर फैसिलिटीज विल बी नीडेड फॉर ओल्डर पीपल, कम चाहिए होंगी, ये भी गलत हो गई, कम फैसिलिटी चाहिए होंगी। देयर विल बी एन एजिंग पॉपुलेशन, नई लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, एजिंग पॉपुलेशन नहीं रहेगी। उसके बाद जी, द वर्किंग पॉपुलेशन विल टेंड टू बिकम अ स्मॉलर परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन। ट्रू, बर्थ रेट जब बढ़ते हैं तो यंगर पॉपुलेशन डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ जाती है और वर्किंग एज की परसेंटेज कम हो जाती है। डी एज इन डेविड सही है, बाकी तीनों आसानी से रिजेक्ट हो रही थी। 29, the government's chief economist says that increasing the top rate of income tax from 40 to 45% is likely to reduce tax revenue. लेफर का ये व्यू था, सो ऑप्शन बी, लेफर कर्व। दोबारा याद दिला दूं, कुजनेट कर्व शोज इनकम इनइक्वालिटी ओवर टाइम। ये कहता है जब कंट्री लेस डेवलप्ड होता है तो इनकम इनइक्वालिटी कम होती है, जीनी कोएफिशिएंट थोड़ा होता है, बिकॉज सारे प्राइमरी सेक्टर से अर्न कर रहे होते हैं सिमिलर इनकम्स। फिर जब ग्रो होता है कंट्री, जीडीपी बढ़ता है, कुछ सेकेंडरी में वर्कर्स चले जाते हैं, कुछ प्राइमरी में रहते हैं, इनकम गैप्स बढ़ जाते हैं, जीनी कोएफिशिएंट बढ़ता है। लेकिन जब कंट्री फुली डेवलप्ड हो जाए, अगेन मेजॉरिटी कम्स इनटू टर्शियरी सेक्टर, स्टार्ट अर्निंग सिमिलर, इनकम गैप्स कम। तो इनकम इनइक्वालिटी ओवर टाइम बिटवीन कंट्रीज बताता है कुजनेट। लॉरेंस कर्व क्या बताता है? इनकम इनइक्वालिटी एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, ओवर टाइम नहीं बताता। ये जो परफेक्ट लाइन ऑफ इक्वालिटी से दूर हम एक डाउनवर्ड वो बेंडिंग सा कर्व लगाते हैं लॉरेंस, और उसमें जो डिफरेंस है और टोटल एरिया अंडर लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी को नीचे करके हम कैलकुलेट भी करते हैं। फिलिप्स कर्व शोज रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, इनका नेगेटिव रिलेशनशिप है। लास्ट जी, विच कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज, दोबारा बता दूं, ऊपर वाला लेफर कर्व था, बी ऑप्शन। लास्ट जी, विच कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज इज मोस्ट लाइकली टू रिड्यूस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन? गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होनी चाहिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ने चाहिए, डायरेक्ट टैक्सेशन बढ़नी चाहिए ताकि सारा कॉन्ट्रैक्चुअली इफेक्ट आए। तो किस में ये हो रहा है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिक्रीज डिक्रीज, ए बी रह गए, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज बी बन गया, डायरेक्ट टैक्सेशन ऑफ हाउस होल्ड इंक्रीज बी, बी एज इन बॉल, स्पेंडिंग कम हो, टैक्सेस बढ़े, फिजिकल पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी, इंटरेस्ट रेट बढ़े, मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी। So I think you've all understood it now, hopefully, and I'm closing the recording now.